बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से ये प्लेलिस्ट जारी है। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, एरीन्स वगैरह के हवाले से डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एरोमेटिसिटी। अब अक्सर स्टूडेंट से जब क्वेश्चन किया जाता था कि एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, तो फौरी तौर पे जो ब्लिंक होता है उनके माइंड के अंदर के क्या इसके अंदर बेंजीन रिंग है या नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग है तो वो तो फौरी तौर पे वो पहचान जाते हैं एरीन्स को और फौरी तौर पे उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक बता देते हैं। लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो रिंग है वो 6 मेंबर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल पिरोल है, थायोफीन है, या फिर ऐसे आइंस जिनके अंदर 3 मेंबर रिंग है या 5 मेंबर रिंग है, तो वहाँ पे जब उनसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक हैं या नहीं है, तो उस सूरत में उनको कन्फ्यूजन है। ठीक है कि बेसिकली तो वो ढूंढ रहे हैं कि इसके अंदर स्ट्रक्चर जो बेंजीन का है वो मौजूद है या नहीं है, लेकिन एक्चुअली बेंजीन का स्ट्रक्चर होना किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए ज़रूरी नहीं है। देयर आर मैनी एग्जांपल जिनके अंदर बेंजीन एज सच मौजूद नहीं है, लेकिन वो कंपाउंड फिर भी क्या हैं, एरोमेटिक हैं। तो उसी हवाले से आज की डिस्कशन हम करेंगे। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एरोमेटिसिटी एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। So let's come on to the objectives of today's class. The first objective is the conditions required for a compound to be aromatic. नॉर्मली जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि स्टूडेंट्स या जो लर्नर हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि जो कंपाउंड उनको नज़र आ रहा है उसके अंदर बेंजीन का एज सच आइडेंटिकल स्ट्रक्चर तो मौजूद नहीं है, लेकिन क्या वो एरोमेटिक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल थायोफीन है, पिरोल है, ठीक है, या फिर कोई भी 3 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग है, तो फिर वो कैसे डिसाइड करें कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनका फुलफ़िल करना उस कंपाउंड के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो इन कंडीशंस के हवाले से जो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि कौन सी कंडीशंस होना किसी कंपाउंड को एरोमेटिसिटी इम्पार्ट करता है या नहीं करता। सेकेंडली, अब इन्हीं कंडीशंस के अंदर एक रूल आता है, हक्कल रूल्स के नाम से इसको देखते हैं, या 4n+2 रूल भी कहते हैं। इस रूल को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और इसको अप्लाई करके देखेंगे मुख्तलिफ कंपाउंड के ऊपर। और फाइनली हम देखेंगे थर्डली हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी ऑन डिफरेंट कंपाउंड्स एंड आइन। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनके अंदर कंपाउंड भी हैं और आइंस भी हैं, और उनके ऊपर जो हमने कंडीशंस तय की हैं कि कंपाउंड इन कंडीशंस को फुल करके एरोमेटिक हो सकता है, उन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और फिर जानेंगे कि whether these compounds are aromatic or not. So finally heterocyclic compounds के अंदर जो aromaticity है उसको भी हम डिस्कस करेंगे उनके स्ट्रक्चर्स को देखते हुए। So स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि जो हमने एरीन्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बताई, जो मैंने शुरू में एग्जांपल्स दी थी, कि कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग हो उनको हम नॉर्मली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कंसीडर करते हैं, और उनकी एक स्पेशल फ़ीचर है जिसकी वजह से उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता था। ठीक है ना, लाजमी ऑर्डर से रिलेटेड नहीं है एरोमेटेड कंपाउंड का होना एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है, और ये वर्ड उनके ओरिजिन से जो है वो बेसिकली लिंक करता है। ठीक है ना, तो ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एक स्पेसिफिक फ़ीचर है, वो उनकी स्टेबिलिटी है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम उसे कह लें कि वो उनकी रेजोनेंस एनर्जी है, जो हाई रेजोनेंस एनर्जी होती है। ठीक है ना, सो वो कंपाउंड जिनके पास ये करैक्टरिस्टिक्स होती है, ये स्पेशल फ़ीचर होता है, वही एरोमेटिक कंपाउंड्स के तौर पे बिहेव करते हैं। ठीक है, ये हम चीज़ जान चुके हैं। फॉर एग्जांपल अब इन तीनों कंपाउंड्स की एग्जांपल हमने पहले भी दी, बेंजीन है, टॉलुइन है या नफ्तालीन है। अब इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, और ये तीनों कंपाउंड्स क्या हैं, एरोमेटिक हैं, और तीनों कंपाउंड्स के पास लार्ज वैल्यूज़ ऑफ रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबिलिटी को शो करते हैं। यहाँ तक कहानी क्या है, सिंपल है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप
ये 3 कंपाउंड्स देखें जिनके अंदर साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन है और साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि ये इनमें से कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, तो पहली चीज़ जो हम देखेंगे क्या इसके अंदर बेंजीन है, क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर इसके अंदर है, तो आंसर इज़ नो। तो क्या हम कहेंगे कि ये तीनों कंपाउंड एरोमेटिक हैं? नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इनमें से हो सकता है ये तीनों एरोमेटिक हो सकता है तीनों एरोमेटिक ना हो। सिमिलरली फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर आ जाते हैं। ये पिरिडीन है। अब यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है और ये जो 3 एग्जांपल है पिरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन, इनके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं। तो बेंजीन करैक्टरिस्टिकली तो इन तीनों के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये तीनों जितने ये जो कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? एरोमेटिक हैं। तो फिर एक कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसके स्ट्रक्चर को देखें और हम तय कर लें कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कुछ कॉमन ग्राउंड्स ढूंढनी होंगी जो कि तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है ना, वो कॉमन ग्राउंड्स हम तलाश करेंगे इन कंपाउंड्स के अंदर, और अगर ये कंपाउंड्स उन कॉमन ग्राउंड्स को शो कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो फिर हम इन कंपाउंड्स में से जो कंपाउंड उन ग्राउंड्स को, उन फीचर्स को शो करेगा, उसी को हम एरोमेटिक का नाम देंगे। सो क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ कैन वी टेल वेदर अ कंपाउंड इज़ एरोमेटिक by just looking at its structure? So in other words, what structure features do aromatic compounds have in common? यानी कि वो common grounds। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो हमें मिलता है वो मिलता है क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, जो हमारा आज का टॉपिक है। इसको सिंपल एरोमेटिसिटी भी आप कह सकते हैं या क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए कुछ क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है, कुछ कंडीशंस को फिल करना होता है। सो टू बी क्लासिफाइड एज एरोमेटिक अ कंपाउंड मस्ट मीट बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर क्राइटेरिया। अब कंडीशंस कौन सी हैं? 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है, इट मस्ट हैव एन अनइंटरप्टेड साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसके पास जो पाई बॉन्ड्स हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका जो क्लाउड है इट शुड बी साइक्लिक और अनइंटरप्टेड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? द पाई क्लाउड मस्ट कंटेन एन ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब ऑड नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि उसके पास जो पाई बॉन्ड्स हैं उनकी तादाद क्या होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब इन कंडीशंस को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। पहली कंडीशन के अंदर ये समझ लें कि कॉम्पैक्ट कंडीशन है, तो इसके अंदर जो हम पॉइंट्स हैं वो 3 तलाश कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द पाई क्लाउड टू बी साइक्लिक, यानी कि अगर पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने साइक्लिक होना है तो उसके लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। तो ये पहला पैरामीटर आ जाता है, द मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है ना, साइक्लिक होगा तभी उसका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो साइक्लिक होगा। सिमिलरली अगर उसने अनइंटरप्टेड होना है, फॉर द पाई इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टू बी अनइंटरप्टेड, तो जो साइकिल के अंदर जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उन तमाम एटम्स को sp2 एटलीस्ट हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में हर एटम के पास p एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर हर एटम के पास p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा तभी उसके अंदर एबिलिटी आएगी कि वो अपने लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे जो दूसरा एटम है जिसके पास p एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद है उसके साथ क्या कर सके? ओवरलैप कर सके, ताकि जो आपका पाई बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या हो जाए? अनइंटरप्टेड रहे। अगर रिंग के अंदर इन्वॉल्व कोई एक एटम भी ऐसा है जिसके पास p ऑर्बिटल नहीं है तो उस सूरत में वो ओवरलैप नहीं कर सकता अपने लेफ़्ट या राइट के साथ। तो अगर वो एक एटम ओवरलैप नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगी? इंटरप्शन आ जाएगी। इसको हम आगे एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। तीसरी जो चीज़ आती है कि अब p एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, तो अगर उसने लेफ़्ट और राइट पे करना है तो तमाम जो एटम्स हैं उनको क्या होना चाहिए? एक प्लेन के अंदर होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम साइकिल पूरे का पूरा को कहते हैं कि उसके ऊपर अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होना चाहिए, तो साइकिल में मौजूद वो तमाम एटम्स जो कि साइड वाइज ओवरलैप के ज़रिए पाई बॉन्ड बना रहे हैं उन सब को एक प्लेन में अंदर होना चाहिए। तो तीसरा जो पैरामीटर आता है वो आता है कि द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। तो पहली कंडीशंस उस वक्त फुलफिल होगी जब कंपाउंड नंबर 1 साइक्लिक होगा, नंबर 2
हर जो एटम इन्वॉल्व है उसके पास क्या होगा, p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। दूसरे लफ्ज़ों में उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और तीसरी कंडीशन क्या हो कि वो प्लेनर हो, ठीक है, ताकि जो जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अनइंटरप्टेड करने के लिए होने के लिए तो वो क्या होने चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए ताकि ओवरलैपिंग क्या हो, पॉसिबल हो सके। अब सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, द पाई क्लाउड मस्ट कंटेन एन ऑड नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपने जो आपका पाई बॉन्ड है वो बेसिकली एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का नाम देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं वो उस रिंग के अंदर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, यानी कि आइदर वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, ठीक है, 7 हो, यानी कि ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना। अब अगर 1 हो तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं रहती अनटिल एंड अनलेस कि उसके अंदर जो वो इन कॉन्जुगेशन हो विद p एटॉमिक ऑर्बिटल के, ठीक है, उसकी एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है। सो जनरल कंडीशन क्या है कि ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये कंडीशन जो है फर्स्ट टाइम जो प्रपोज की थी या रिकॉग्नाइज की गई थी वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है एरिक हैल्कल। इट इज़ अ साइंटिस्ट वो बिलोंग्स टू जर्मनी, ठीक है। तो उसने इस कंडीशन को फर्स्टली रिकॉग्नाइज किया था इन 1931 और इसको फिर हक्कल रूल के नाम से जाना जाता है या फिर इसको 4n+2 रूल का नाम भी दिया जाता है। तो हक्कल रूल जो है उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो फॉर अ प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड्स टू बी एरोमेटिक इट्स अनइंटरप्टेड क्लाउड। अब यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली पहली कंडीशन है। फॉर अ प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड टू बी एरोमेटिक इट्स अनइंटरप्टेड क्लाउड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये तादाद बता रहा है कि इस फार्मूले के मुताबिक उसके पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पे n बेसिकली क्या है, होल नंबर है। स्टूडेंट इसको कंफ्यूज कर जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, हालांकि ऐसा नहीं है। n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, n का मतलब एक होल नंबर है। होल नंबर का मतलब n 0 होगा, n 1 होगा, n 2 होगा, n 3 होगा, ठीक है। अब n 0 लगा के जो आंसर आता है वो जो आंसर है उतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n 1 लगा के जो आंसर आता है इस फार्मूले का वो होने चाहिए उतने पाई इलेक्ट्रॉन, या n 2 लगा के एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो उतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगली स्लाइड के अंदर। सो हक्कल रूल बेसिकली जो सेकंड कंडीशन है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, ऑड नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। हक्कल रूल क्या कहता है, वो बेसिकली उसको मैथमेटिकली इसी कंडीशन को एक्सप्लेन करता है। ये आपको इस टेबल से समझ आ जाएगी। अब इस टेबल के अंदर देखें, यहाँ पे पहला कॉलम n को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे के अंदर हमने फार्मूला जो हक्कल रूल है दैट इज़ 4n+2 उसको अप्लाई किया है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट दी रिजल्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो तादाद है उसको पेयर्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस 4n+2 के अंदर 0 पुट करते हैं तो 4 × 0 0 हो जाएगा, 0+2 आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है उनको क्या होना चाहिए, एक पेयर बन गया। एक पेयर का मतलब ये ऑड है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम n की 0 की बजाय 1 लगा दें तो आंसर जो है इस फार्मूले का 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 × 1 करेंगे 4 आंसर, +2 4+2 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब कंपाउंड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के जब पेयर बनाएंगे तो वो कितने बन जाएंगे, 3, इसका मतलब ऑड है। सिमिलरली अगर n2 पुट करेंगे तो आंसर 10 हो जाएगा, और जो पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वो 5 बनेंगे। 10 टोटल इलेक्ट्रॉन हो तो उनके पेयर्स बनाएंगे तो 5 बनेंगे, 5 भी क्या है, ऑड है। इसी तरह n को 3 पुट करेंगे तो आंसर 14 आएगा, 14 का पेयर्स बनाएंगे तो 7 होंगे। तो आप 4n+2 अप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें, या आप उनके पेयर्स को गिन लें, और अगर पेयर्स ऑड हैं तो इसका मतलब 4n+2 रूल ओबे हो रहा है। अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 6 हैं, 10 है या 14 है तो उस सूरत में भी जो है वो क्या कहते हैं, 4n+2 रूल ओबे हो रहा होगा या हक्कल रूल ओबे हो रहा होगा। तो आप किसी एक चीज़ को याद कर सकते हैं कि 4n+2 को अप्लाई करते हुए फिगर याद कर लें 2 आएगी,
6 आएगी, 10 आएगी, 14 आएगी एंड सो ऑन। या फिर आप पेयर्स को याद कर लें कि ऑड होने चाहिए, 1 है, 3 है, 5 है एंड 7। अब इसमें से जो कंपैरेटिवली इजी मुझे लगता है वो है ऑड नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को गिनना इजी है और ऑड को याद रखना भी इजी है। तो हम अगली एग्जांपल्स के अंदर ऑड नंबर्स गिन लेंगे। अल्टीमेटली ये 4n+2 को ही समझने प्रूव करेगा। सो एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं कि एक टर्म जिस तरह हमने एरीन्स इस्तेमाल की एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, एक जनरल क्लास है, इसी तरह एनोलीन्स जो है वो बेसिकली मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करती है, जिनके अंदर अल्टरनेट सिंगल या डबल बॉन्ड होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कॉन्जुगेटेड जो मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको एनोलीन्स का नाम देते हैं। अब तमाम एनोलीन्स जो हैं वो एरोमेटिक नहीं होती, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं, ये वो हम शो करते हैं। अब यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज़ की जाती है, यानी कि ये जो ब्रेसेस के अंदर नंबर शो किया जाता है, वो ये बेसिकली डिनोट करता है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम जो रिंग के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल ये साइक्लो ब्यूटाडाइईन है, तो इसके अंदर रिंग के अंदर 4 कार्बन एटम है, तो इसको 4 एनोलीन का नाम देंगे। सिमिलरली बेंजीन के केस में 6 कार्बन एटम है, तो इसको 6 एनोलीन का नाम देंगे। सिमिलरली साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 हैं, तो इट वुड बी टर्म्ड एज 8 एनोलीन, ठीक है। तो अब हम इन तीनों कंपाउंड्स को देखते हैं कि क्या ये तीनों के तीनों एरोमेटिक हैं या तीनों एरोमेटिक नहीं हैं, क्या सूरत हाल है, ठीक है। एक चीज़ जहन में रहे कि हम यहाँ पे एरोमेटिक होना डिसाइड कर रहे हैं। आपको लिटरेचर के अंदर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटाई एरोमेटिक 3 टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगी। तो हमारा जो टॉपिक वो यहाँ इस जो लेक्चर है या इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ फोकस किया है एरोमेटिक होने या ना होने के। तो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, ये जब डिसाइड हो जाएगा तो कहानी काफ़ी इजी हो जाएगी और फिर आपको एंटाई एरोमेटिसिटी समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं वो 4 पैरामीटर्स उनको अप्लाई करूँगा इन हर कंपाउंड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अब हम साइक्लो ब्यूटाडाइन या 4 एन्युलीन की बात करते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो अपेरेंटली ये स्ट्रक्चर हमें क्या नज़र आता है, साइक्लिक नज़र आता है। थोड़ी देर के लिए हम इसको प्लेनर मान लेते हैं। प्लेनैरिटी जो है वो पेपर के ऊपर या 2D के अंदर आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आप उसका स्ट्रक्चर नहीं देख लेते या लिटरेचर के अंदर उस चीज़ को नहीं ढूंढ लेते। तो प्लेनैरिटी देखने के लिए आपको बुक को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, और लिटरेचर देखना पड़ेगा कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो बुक के अंदर जो अवेलेबल लिटरेचर है उसके मुताबिक इसकी प्लेनैरिटी को टिक किया, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है, ठीक है। अब चूँकि अगर आप देखें तो कॉन्जुगेटेड चारों के चारों कार्बन अगर हम देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्योंकि हर कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व है और एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो इसका मतलब क्या है कि p एटॉमिक ऑर्बिटल पूरा रिंग जो है उसके अंदर हर कार्बन के पास एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है और मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। अब हम जाते हैं हक्कल रूल के ऊपर या पेयर्स को काउंट कर लेते हैं कि पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑड हैं या नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं। 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, 2 पेयर्स हैं। अब 2 पेयर्स का मतलब क्या है कि ये इवन है, इसको क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऑड नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का होने की कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है, उसको ये मॉलिक्यूल पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, रेड कर दिया, ठीक हो गया। तो अगर ये इवन है तो अल्टीमेटली हक्कल रूल भी ओबे नहीं होगा, क्योंकि हक्कल रूल के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 होने चाहिए या 6 होने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 पेयर होने की वजह से 4 बनेंगे, तो ये हक्कल रूल ओबे नहीं होगा। तो आंसर क्या आया हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लो जो 4 एनोलीन है वो एरोमेटिक नहीं है। आंसर क्या है, नो है। अब हम बेंजीन के ऊपर ये अप्लाई करते हैं। बेंजीन साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर है, ठीक है। बेंजीन के केस में हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, यानी कि हर किसी के पास p एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो इसके अंदर अगर हम पाई बॉन्ड्स गिने तो 1, 2 और 3 है, तो इसका मतलब पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि एक बॉन्ड एक पेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हक्कल रूल ओबे हो गया, क्योंकि अगर n की वैल्यू अगर आप 1 कर दें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 6 आता है, और 6 के जो नंबर ऑफ पेयर्स बनते हैं वो 3 बनते हैं। तो यहाँ पे हक्कल रूल ओबे हुआ, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, चूँकि इसने चारों के चारों पैरामीटर्स पूरे कर दिए, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा।
अब हम चलते हैं साइक्लोऑक्टेट्राइन के पे या 8 एनोलिन के ऊपर। 8 एनोलिन को देखें तो ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की शेप देख लें या हम लिटरेचर को कंसिडर कर लें तो इसकी टब शेप होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लेनर मालिक्यूल नहीं है, इसमें ये जो कार्बन एटम है ये आउट ऑफ प्लेन कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसने ये कंडीशन क्या कर दी, क्रॉस होगी इसकी। सिमिलरली पी एटॉमिक ऑर्बिटल तो सभी के पास हैं, क्योंकि हर एटम जो है वो क्या है, डबल बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स हम गिनते हैं तो 1 2 3 और 4, यानी कि 8 पे दूसरे लफ्ज़ों में बॉन्ड इसके अंदर ये थोड़ी सी ये 8 की बजाय यहाँ पे 4 लिखना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 पेयर्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 4 पेयर होने की वजह से ये इवन हो गया, इवन होने की वजह से ये हक्कल रूल को ओबे नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे 8 टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और पेयर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो अब यहाँ पे 2 रेड आ गए, समझ लें कि ना ये मॉलिक्यूलर प्लेनर है और ना इसके पास ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 2 कंडीशंस ना पूरी होने की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया। तो अब अपेरेंटली हमें क्या नज़र आ रहा था, हाइड्रोकार्बन है, कॉन्जुगेटेड है, लेकिन कुछ कंडीशंस ना फुलफ़िल करने की वजह से ये दोनों कंपाउंड जो है वो स्टेबिलिटी, जो करेक्टरिस्टिक फ़ीचर है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, वो शो नहीं करेंगे और लिहाजा ये एरोमेटिक नहीं है। चलें जी, अब हम आयन के हवाले से इस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 3 आयन्स यहाँ पे शो किए, 2 आयन्स हैं। बेसिक कंपाउंड एक है, दैट इज़ साइक्लोप्रोपीन। अब साइक्लोप्रोपीन के अंदर यहाँ पे आपको पता है कि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं। अगर एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपने लेके चला जाए, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में एज H नेगेटिव रिमूव हो, तो ये साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन बन जाएगा। अगर ये H पॉजिटिव के तौर पे रिमूव हो तो ये साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन बन जाएगा। अब ये 3 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। हम इन तीनों स्पीशीज़ को स्टडी करेंगे कि क्या हमारे ये 4 पैरामीटर जो एरोमेटिसिटी के हैं उनको ये फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते। सो क्राइटेरिया हमारा क्या है, कंपाउंड साइक्लिक हो, प्लेनर हो, पी ऑर्बिटल हर एटम के पास हो और पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऑड हो। ठीक है, सो पहली चीज़ देखते हैं, साइक्लोप्रोपीन के केस में साइक्लिक है, ऑब्वियस है साइक्लिक है। प्लेनर है, यस प्लेनर है। ठीक है, अब अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ये कार्बन इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये कार्बन इसने डबल बॉन्ड बनाया है, तो इसका मतलब ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। लेकिन जब हम इस कार्बन की बात करते हैं तो इसने कोई डबल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 नहीं है। इसका मतलब ये कार्बन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसके पास कोई p एटॉमिक ऑर्बिटल ना रहा, क्योंकि आपको पता है कार्बन के पास आउटर शेल के अंदर एक s है और 3 p हैं। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए, तीनों p इन्वॉल्व हो गए, तो कोई p अनहाइब्रिडाइज्ड ना रहा, तो इसका मतलब p ऑर्बिटल की कंडीशन ये पूरा नहीं करता। ठीक है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने एक ही पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन चूंकि इसके तीनों एटम्स जो साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हैं उनमें से एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन की बात करते हैं तो साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर है, ठीक है, बिल्कुल है, यस। अब हम देखते हैं कि इसके सारे एटम्स के पास पी एटॉमिक ऑर्बिटल है कि नहीं है। ये 2 तो हमें पक्का पता है कि क्योंकि इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा इनके पास, तभी तो ये डबल बॉन्ड बना है। तो इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब ये जो है, ये जो कार्बन है, अब इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 2 बॉन्ड उसने रिंग के कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ है और एक उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब याद करें जब हमने डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी, मेरा ख्याल 2nd या 3rd लेक्चर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर, तो उसके अंदर हमने एक सिस्टम तय किया था जो डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वो वाली सिचुएशन है कि डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो हमने कैटाइंस के हवाले से, उनकी स्टेबिलिटी के हवाले से काफ़ी जगह पे पढ़ा। तो जो कार्बोकैटाइन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि sp2 होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन
मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कार्बन ऐसा है जिसके पास क्या है, p एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये आंसर p एटॉमिक ऑर्बिटल का भी यहाँ पे क्या आएगा, यस आ जाएगा। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। अब ये जो p एटॉमिक ऑर्बिटल है ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये वेकेंट है, इसके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे हमें एक पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नज़र आता है। तो सारी की सारी कंडीशन हमारी क्या हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, p एटॉमिक ऑर्बिटल भी है। सर कार्बन एटम के पास जो पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या हैं, ऑड हैं, यानी कि 1 पेयर है। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। अब तीसरे की तरफ आते हैं, साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन। अब ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है और p ऑर्बिटल की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन यहाँ पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो काउंट होगा पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे जब हम पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज एक पेयर के तौर पे काउंट होगा। एक डबल बॉन्ड वाला पाई पेयर हो गया और एक ये वाला, तो इसके पास कितने पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल है इट कैरीज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, छोड़ के गया है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, वो p एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर होंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे 2 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 पेयर इवन होते हैं, इसलिए ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई, यानी कि हक्कल रूल फुलफ़िल नहीं होगा। 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो हक्कल रूल के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 नहीं आते, 2 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या 10 हो सकते हैं, या 14 हो सकते हैं। तो 4 का वर्ड उसके अंदर नहीं आता, तो इसकी वजह से ये कंडीशन को फुलफ़िल ना करने की वजह से जो साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन है वो एरोमेटिक नहीं है। तो अब यहाँ पे इन तीनों स्पीशीज़ के अंदर एक कंपाउंड ऐसा है जो कि क्या है, एरोमेटिक है। हालांकि बेंजीन के साथ उसका दूर दूर का लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन क्या है, एरोमेटिक है, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा और इसके अंदर एरोमेटिसिटी होगी, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी है उसको क्या करता है, फुलफ़िल करता है। ठीक हो गया, चलें जी, ये एरोमेटिक। अब यहाँ पे मैंने साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन जो है उसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लिखी हैं। ये डबल बॉन्ड इस p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या हो गया, इन कॉन्जुगेशन आने की वजह से ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ख़त्म हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाए तो अल्टीमेटली ये दोनों डबल बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो ये जो कार्बन है दिस वन, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन के 3 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड को इस शेप में आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो तीनों कार्बन के ऊपर आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज्ड हो जाएगा। ठीक हो गया, चलें जी, ये जल्दी से मैं बता दूंगा क्योंकि ये उसी की एग्जांपल है जो पीछे उसी तरह की ही डिस्कशन है। अब यहाँ पे हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन है। ये साइक्लोपेंटाडाइन कैटाइन है जिसके अंदर एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये 1,3 साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन है, इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है। ठीक है ना, तो इन तीनों आयंस को हम उसी तरह डिस्कस कर सकते हैं एज़ पर क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। पहला मालिक्यूल हम देखते हैं 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन, ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है। ठीक है, यस। p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे आंसर नो आता है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये क्या है, इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे p एटॉमिक ऑर्बिटल की ये शर्त पूरी नहीं करता। पेयर्स गिनते हैं तो इसके पास 2 पेयर हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऑड भी नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों, ना पहली कंडीशन पूरी तरह पूरी हुई और ना ही दूसरी कंडीशन पूरी तरह पूरी हुई, तो इस वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। कैटाइन की बात करते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है। p एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये कैटाइन बन गया है। ठीक है ना, अब ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गई है। ठीक है, और जो p एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या है, वेकेंट है। तो इसका मतलब जब हम पेयर काउंट करेंगे तो पेयर उतने ही रहेंगे जितने इसके पेरेंट मालिक्यूल के अंदर हैं, यानी कि 2 पेयर ही रहेंगे। 2 पेयर होने की वजह से, ये इवन होने की वजह से ये दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया, इसलिए ये भी एरोमेटिक नहीं है। एनाइन की बात कर लेते हैं। एनाइन के केस में ये साइक्लिक है, प्लेनर है,
अब पी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो कार्बेनाइन है तो अल्टीमेटली क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब पी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काउंट होगा क्योंकि ये इन कॉन्जुगेशन है विद बोथ ऑफ दीज पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस वजह से अब यहाँ पे एक पेयर ये और एक नेगेटिव चार्ज एक पेयर के तौर पे काउंट होने की वजह से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो 3 हो गए, जिसका मतलब ऑड हो गए। दूसरे लफ्ज़ों में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 रूल के मुताबिक 6 हो गए, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 फुलफिल होती है, ठीक है। तो 1,3 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन जो है वो क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। तो 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन एरोमेटिक नहीं है, 1,3 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटाइन एरोमेटिक नहीं है और 1,3 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन एरोमेटिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अदर एग्जांपल्स में देखें, अब ये साइक्लोहेप्टाटेट्राईन है। अब यहाँ पे एक जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो अब आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फौरी तौर पे आपको एक ऐसा कार्बन एटम नज़र आता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो आप फौरी तौर पे उसको क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि चारों पैरामीटर्स जो हैं उनका फुलफ़िल करना क्या है, ज़रूरी है। ठीक हो गया। सो पॉलीसाइक्लिक की बात करते हैं, सेम अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स अगर आप देखें तो इनके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लें, यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी क्योंकि 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 5 पेयर हैं, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंथ्रीन के केस में n की वैल्यू 3 होगी, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 पेयर्स हैं, ऑड पेयर्स हैं, एरोमेटिक होगा। सिमिलरली क्राइसिन के अंदर अगर आप देखें तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 पेयर्स हैं, तो n की वैल्यू 4 होगी, तो फिर ये 18 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, हक्कल रूल को ओबे करता है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक की शुरू में हमने दी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जब आ जाते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं ढूंढ पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर दीज आर एरोमेटिक और नॉट। तो मैंने कहा कि 4 एग्जांपल दी जो कि एरोमेटिक होते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर जो हेट्रो एटम्स कॉमन हैं वो आपने पढ़े होंगे, नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फ़र हो सकती है। इसलिए कॉमन एग्जाम्पल्स में हम पिरीडीन, पिरोल, फ्यूरैन या थाइफिन देखते हैं। अब ये सारे के सारे कंपाउंड एरोमेटिक हैं। एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो 3 एग्जांपल्स, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फ़र एक ही ग्रुप में होने की वजह से हम फ्यूरान और थाइफिन में एक ही एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी क्राइटेरिया कि ये एरोमेटिक हैं तो क्यों हैं उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पिरीडीन के केस में देखें तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, ईच एटम हैज़ p एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि अब यहाँ पे हर एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसकी रीज़न क्या है कि इसके अंदर 5 कार्बन एटम हैं, पांचों कार्बन एटम ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और एक नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन भी कार्बन के साथ क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़ाहिर बात है डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन के पास एक p एटॉमिक ऑर्बिटल होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तभी उसके पास p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, तभी वो जो अपने हमसाए वाला कार्बन है उसके साथ क्या बना सकेगा, पाई बॉन्ड बना सकेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है ये बेसिकली इस प्लेन के अंदर नहीं होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में ये इस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का हिस्सा नहीं होगा। तो इसको ज़रा डिटेल से देख लेते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर, वो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है। नाइट्रोजन आपको पता है उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 में से एक लोन पेयर निकाल दें तो बाकी क्या बच गया, 3 के अंदर एक उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो 2 वहाँ इस्तेमाल हो गया, एक पाई बॉन्ड बना लिया। पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, p एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन p में है, एक इलेक्ट्रॉन p का में जाने का मतलब नाइट्रोजन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। ठीक हो गया। सो नाइट्रोजन हैज़ 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। उन 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 2 उसने इस्तेमाल कर लिए कार्बन और नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और एक के अंदर क्या होगा, फिर लोन पेयर होगा। अब यहाँ पे आपका लोन पेयर कहाँ चला गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में, और
जो उसके पास रिमेनिंग पी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ। ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर है, इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये 5 कार्बन एटम है, हर किसी के पास पी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये नाइट्रोजन है। अब यहाँ पे ये जो येलो है ये sp2 ऑर्बिटल को शो कर रहा है और उसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन sp2 ऑर्बिटल जो कि परपेंडिकुलर है टू दी पी एटॉमिक ऑर्बिटल। ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल अब इस कार्बन के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, इस कार्बन के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो गया। तो ये चारों कंडीशन साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हर एटम, और जब हम पाई इलेक्ट्रॉन पेयर गिनेंगे तो 1, 2 और 3 गिनेंगे क्योंकि ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का हिस्सा नहीं है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब पिरोल देख लेते हैं। अब पिरोल के केस में साइक्लिक है, प्लेनर है। अब यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कार्बन के केस में तो कहानी बिल्कुल आसान और सादा है कि चारों के चारों कार्बन एटम जो हैं वो डबल बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व हैं और चारों के चारों क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब ये नाइट्रोजन जो है इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें तय करना पड़ेगा कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का हिस्सा है या नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोजन चूँकि अब यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं sp2 भी और sp3 भी हम कंसीडर करते हैं, चूँकि हमें पता है कि पिरोल एरोमेटिक है, तो हम कहते हैं कि जनाब नाइट्रोजन को sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या ऐसा ही है? सो नाइट्रोजन एटम इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर रहा है कि 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड उसके पास क्या है, एटॉमिक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 होंगे। जो 2 एटॉमिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं नाइट्रोजन वो इस्तेमाल कर रहा है ये नाइट्रोजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, और एक जो उसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो अब उसका जो लोन पेयर है वो पी एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा। ये जो पी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एडजेसेंट कार्बन के साथ ओवरलैप कर सकता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्यों नहीं है, जिस तरह अमोनिया के अंदर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो उसका आंसर क्या है कि अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड नहीं बना सकेगा। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन के साथ। तो अगर ये बॉन्ड नहीं बनाता तो ये कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पी एटॉमिक ऑर्बिटल में चला जाएगा। जब वो पी एटॉमिक ऑर्बिटल में चला जाएगा तो वो साथ वाली कार्बन के साथ क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है, क्या बना सकता है, पाई बॉन्ड बना सकता है। अगर वो पाई बॉन्ड बन जाता है तो इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो अनइंटरप्टेड हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। उन ऑड होने की वजह से कंपाउंड समझ लें कि नॉन एरोमेटिक से किस में चला गया, एरोमेटिसिटीज़ में। तो दूसरे लफ्ज़ों में हर मालिक्यूल, हर स्पीशी क्या होना चाहती है, स्टेबलाइज होना चाहती है। तो एरोमेटिसिटी क्या इम्पार्ट करती है, स्टेबिलिटी इम्पार्ट करती है। तो डेफिनेटली इट विल टेंड्स टू गेट इटसेल्फ एरोमेटाइज, एरोमेटिक, और उसके लिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक हो गया। सो जो लोन पेयर यहाँ पे क्या कंसीडर होगा, एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसका प्रूफ हमको मिलता है रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पिरोल की लिखी जा सकती हैं। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चूँकि ये लोन पेयर इस्तेमाल हो गया, अब इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस रिंग के ऊपर रोटेट करेगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो अगली स्ट्रक्चर में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक हो गया। अब ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट कर दें तो नेगेटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ओवरऑल ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, हर कार्बन एटम के ऊपर क्या होता जाएगा, सर्कुलेट करेगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज 5 के 5 एटम्स, 4 के 4 कार्बन एटम के ऊपर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के
sp3 के बजाय sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से क्या हो गया, उसके 4 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और बन गए। तो रेजोनेंस क्या करेगी, स्टेबिलिटी इम्पार्ट करेगी। तो यहाँ पे पिरोल के अंदर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो p एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा और उसका जो लोन पेयर है वो p एटॉमिक ऑर्बिटल में होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये 4 कार्बन एटम हैं, तो चारों के पास एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये देख लें, ये कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से एक एक p एटॉमिक ऑर्बिटल हर किसी के पास मौजूद है। अब ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, एक sp2 इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, एक sp2 इसके साथ कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड, तो 2 कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन गए। ठीक हो गया। और एक आपके पास क्या हुआ एक जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर गया। तो इसका मतलब तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ने क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। और एक जो p एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है और उसके पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब पिरिडीन और पिरोल में डिफरेंस यही है। पिरिडीन के केस में लोन पेयर कहाँ मौजूद है, आपके लोन पेयर आपके कहाँ मौजूद है, दोबारा दिखा देता हूँ आपको ताकि आप क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का हिस्सा नहीं है, ये देख लें। अब यहाँ पे लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, जबकि पिरोल के केस में नाइट्रोजन ने चूँकि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो उस सूरत में जो उसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो किस में मौजूद है, p एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर करें कि पिरिडीन और पिरोल के केस में ये डिफरेंस है। ठीक है, पिरिडीन के केस में नाइट्रोजन ने क्या, 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ और एक पाई बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ है, जबकि पिरोल के केस में उसने 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। तो उसके तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलरेडी इस्तेमाल हो गए हैं। तो उसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अब p एटॉमिक ऑर्बिटल में है और पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का हिस्सा होने की वजह से वो उस पेयर के अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम पेयर काउंट करेंगे तो 2 पेयर ये हो गया और एक पेयर ये लोन पेयर हो गया। तो 3 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हक्कल रूल ओबे होगा और कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फ्यूराइन का केस आ जाता है। फ्यूराइन के केस के अंदर अगर हम देखें ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन आपको देखनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन के केस में अगर आप देखें ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप के अंदर है, 6th ग्रुप के अंदर है। इट हैज़ अगर आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आउटरमोस्ट शेल के अंदर गिने तो कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइज है, उसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर वाटर में देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। रीज़न वही है जो पिरोल के केस में है कि इसके sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये इसका एक लोन पेयर जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद एडजेसेंट कार्बन एटम। उसके नतीजे के तौर पे क्या हो जाएगा, हक्कल रूल ओबे होगा, एरोमेटिसिटी कंपाउंड के अंदर इंड्यूस होगी, इसके हम रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिख सकेंगे, कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो लोन पेयर, एक लोन पेयर ऑक्सीजन का है वो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का हिस्सा होगा और इसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जाएंगे। ठीक हो गया। सो द ऑक्सीजन एटम जो है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड इसके क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड विद 2 कार्बन एटम। और एक जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर होगा। तो तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस्तेमाल हो गए। अब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा वो कहाँ पे चला जाएगा, p एटॉमिक ऑर्बिटल में चला जाएगा, क्योंकि p एटॉमिक ऑर्बिटल में जाने की वजह से वो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का हिस्सा बनता है और जो पूरा रिंग है वो अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है बाय जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल मैप है उसके ज़रिए ये प्रूव्ड है कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, पाई बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, सो द सेकंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन अ p ऑर्बिटल, सो दिस p ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड। जब ये पाई बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व हो गया तो हमारे पास पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3 हो गए। सो जो अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किस में चला गया,
पाई इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे कंसीडर होने की वजह से इसके अंदर नंबर ऑफ़ पेयर्स 3 पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक हो गया। तो ये आप रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। उसी तरह जिस तरह हमने पिरोल के केस में लिखे, फ्यूरैन के केस में भी वैसे लिख सकते हैं। थायोफीन के ऊपर भी यही चीज़ अप्लाई होती है। ठीक है ना। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, और फिर इसी को पिरोल की तरह आपने क्या कर लेना है, रोटेट कर लेना है। ठीक है। अब ये ऑर्बिटल पिक्चर अगर आप देख लें तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑक्सीजन ने एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक sp2 इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर आपका क्या है, p एटॉमिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो है ये इस p एटॉमिक ऑर्बिटल के क्या है, परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी है, तीनों के तीनों p ऑर्बिटल एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। तो अल्टीमेटली ये p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इन दोनों कार्बन के p एटॉमिक ऑर्बिटल के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो इसका मतलब ये इनके साथ क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है। ओवरलैप कर सकता है, उसके नतीजे में ये 4 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हम फ्यूरैन के लिख सकते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में फ्यूरैन क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है। तो इस चीज़ ने एरोमेटिसिटी इम्पार्ट की। ठीक है गया। तो ये हमने वो हेट्रोसाइक्लिक जो पढ़े जिनको डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया कि ये कंपाउंड्स क्या हैं, एरोमेटिक हैं। अदर एग्जांपल जो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हैं वो आप देख लें, क्यूनोलीन है, ठीक है, इंडोल है, इमिडाजोल है, प्यूरीन है, पिरिमिडीन है। और यही अप्रोच इस्तेमाल करते हुए आप इनको बिल्कुल एरोमेटिसिटी के जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू सो मच। यहाँ तक एरोमेटिसिटी क्राइटेरिया को हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी जो मेन टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, उसको आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।